हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। आज हम करते हैं सीपीसी का पार्ट टू बताता है एग्जीक्यूशन के बारे में। ये 36 से सेक्शन 36 से 74 तक है। पार्ट सेकंड। तो अब देखते हैं हम पहला सेक्शन। इसका पहला सेक्शन है 36 बताता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर, मतलब आदेशों को लागू होना। तो ये बताता है इस संहिता के डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में यही समझा जाए कि वे आदेशों के निष्पादन को वहां तक लागू हैं जहां तक कि वे उन्हें लागू किए जा सकते हैं। ये सिंपल ये कह रहा है जो वन डिग्री के एजुकेशन में लागू होते हैं वही उपबंध ऑर्डर के एजुकेशन में लागू होंगे। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो उपबंध डिग्री के निष्पादन में लागू होंगे वही उपबंध ऑर्डर जो हैं उनके एग्जीक्यूशन में भी लागू होंगे। हाँ, तो अब ये हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं। तो वो कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय के आदेश या डिग्री का प्रवर्तन कराया जाए। तो एग्जीक्यूशन क्या है, निष्पादन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय के आदेशों या डिग्रियों का प्रवर्तन कराया जाए, तो उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूशन। तो यही बताता है 36 कह रहा है जो उपबंध डिग्री के निष्पादन में लागू होंगे वही ऑर्डर के निष्पादन पर लागू होंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन आगे। एक मिनट। अब आते हैं हम सेक्शन 36 कहता है, सेक्शन 36 डिग्री पारित करने वाले न्यायालय डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ट ए डिग्री। तो ये क्या कह रहा है? डिग्री पारित करने वाले न्यायालय डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ट ए डिग्री। तो ये कहता है जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध ना हो, डिग्रियों के निष्पादन के संबंध में डिग्री पारित करने वाले न्यायालय पद के या उस प्रभाव वाले शब्दों के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके या उनके अंतर्गत ये क्लॉज दे रखे हैं जहां निष्पादन की जाने वाली डिग्री अपील अधिकारता प्रयोग पारित की गई है वहां प्रथम बार का न्यायालय आता है, तथा जहां प्रथम बार के न्यायालय विद्यमान नहीं है या उसे निष्पादन करने की अधिकारता उसे नहीं रह गई है वहां वह न्यायालय आता है जो यदि वह बात जिसमें डिग्री पारित की गई है डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय संसिद्ध किया जाता तो ऐसे बाद का विचारण करने की अधिकारता रखता। तो ये बता रहा है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की डेफिनेशन बता रहा है। तो इसमें सीधे सीधे ये कह रहा है ये डिग्री अपीली अधिकारता में पारित की गई है तो प्रथम बार का न्यायालय समझा जाएगा। यदि ऐसा न्यायालय अब नहीं रह गया, मतलब ऐसे पहले था पर अब नहीं है, तो जिसने डिग्री के निष्पादन का आवेदन किया गया है वह न्यायालय समझा जाएगा। जिसमें डिग्री के एग्जीक्यूशन का किसी ने एप्लीकेशन लगाई है तो फिर हम वो वाला न्यायालय समझेंगे। अब चलते हैं हम आगे वाले सेक्शन पे। अब आ जाते हैं सेक्शन 38 पे। सेक्शन 38 बताता है वह न्यायालय जिसके द्वारा डिग्रियों निष्पादित की जा सकेंगी। तो ये कह रहा है डिग्री के निष्पादन कौन करे, कौन से न्यायालय हैं जो डिग्री का निष्पादन करेंगे, इसे कहते हैं कोर्ट बाय विच डिग्री माई बी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये कह रहा है डिग्री का निष्पादन कौन करेगा। तो कह रहा है डिग्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिससे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है निष्पादन की जा सकेगी। तो कह रहा है कौन सा कोर्ट करेगा, या तो जिसने आवेदन दिया था तो उसने या डिग्री या तो उसे पारित करने वाला जिसने डिग्री पारित की है वो वाला न्यायालय करवाएगा इसका इन्फोर्समेंट, तो या जो निष्पादन के लिए भेजी गई है वो न्यायालय कराएगा। तो कौन कौन सा न्यायालय इसका एग्जीक्यूशन कराएगा? तो ये कह रहा है डिग्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिससे वह एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है वही निष्पादन कराई जाएगी, वही न्यायालय निष्पादन कराएंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 कहता है डिग्री का अंतरण। तो ये बताता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री। तो ये बताता है 39 ट्रांसफर ऑफ डिग्री। तो ये कहता है इसमें 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कह रहा है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर या डिग्री को निष्पादन के लिए सक्षम न्यायालय में भेजेगा। ठीक है, तो कौन से न्यायालय में भेजेगा? सक्षम न्यायालय में भेजेगा। यह न्यायालय के लिए ऐसा आवश्यक हो सुप्रीम से भी भेज सकता है, जहाँ निर्धारित डिग्री है उस क्षेत्र के न्यायालय को भेजी जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? अंतरण करने की बात कर रहा है। तो कहाँ अंतरण किया जाए? तो कह रहा है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर या वो स्वप्रेरणा से डिग्री का ट्रांसफर कर सकता है। तो कहाँ करेगा? तो कह रहा है जहाँ निर्धारित डिग्री उस क्षेत्र के न्यायालय को भेजी जाएगी, जहाँ निर्धारित डिग्री रहता है उस क्षेत्र को ट्रांसफर कर देगा। किसके ऑर्डर पर करेगा? या तो जिस डिग्रीदार है उसने अगर एप्लीकेशन लगाई है या न्यायालय को लगता है तो न्यायालय खुद अपने विवेक के आधार पर भी भेज सकता है। बस इतना ही है इसमें। अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं 40। सेक्शन 40 कह रहा है
किसी अन्य राज्य के, एक मिनट, हाँ, सेक्शन 40 कह रहा है किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री का अंतरण। तो ये कहता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अदर स्टेट। तो ये क्या बता रहा है कि अदर स्टेट को डिग्री के अंतरण के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है अन्य, तो ये कह रहा है जहाँ डिग्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है, अगर कोई कोई अलग स्टेट है वहाँ भेजी जा रही है डिग्री निष्पादन के लिए, वहाँ वह ऐसे न्यायालय को भेजी जाएगी और ऐसी रीत से निष्पादन की जाएगी जो उस राज्य के प्रबद्ध नियमों द्वारा विहित की जाए। तो ये कह रहा है कि अन्य राज्य के नियमों के अनुसार वहाँ के सक्षम न्यायालय को भेजी जाएगी। ठीक है, जो उस स्टेट में, जिस स्टेट में भेजी जा रही है वहाँ का जो सक्षम न्यायालय होगा वहाँ वहाँ भेजी जाएगी डिग्री। ठीक है, और अन्य राज्य के नियमों के अनुसार ही वहाँ का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। अब आगे, अब आ जाते हैं हम 41 नहीं, अब 42 करते हैं। 42 बताता है अंतरिम डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति। तो ये बताता है पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर्ड डिग्री। ठीक है, तो ये बताता है कोर्ट की पावर के बारे में। तो ये कह रहा है अपने को भेजी गई डिग्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिग्री के निष्पादन में वे ही शक्तियाँ होंगी जो उसकी होती यदि वह उसके द्वारा यह पारित की गई होती। वे सभी व्यक्ति जो डिग्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीत में दंडनीय होंगे मानो डिग्री उसने ही पारित की हो, और ऐसी डिग्री के निष्पादन में उसके आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेंगे मानो डिग्री उसके ही द्वारा पारित की गई है। तो ये कह रहा है जिस न्यायालय को डिग्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है उसे वैसे ही शक्तियाँ होंगी जो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को होती है। तो सीधा सीधा हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा हम ये देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो ये कह रहा है जिस न्यायालय को डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है उसे वैसी ही शक्तियाँ होंगी जो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को होती हैं। अब आ जाते हैं हम आगे वाले सेक्शन पर। अब आ जाता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 बताता है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। तो ये कह रहा है जहाँ सीपीसी लागू नहीं है ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिग्री ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकेगी जहाँ सीपीसी लागू है। ठीक है, तो जहाँ सीपीसी लगेगी वो न्यायालय क्या करेगा, उस डिग्री का निष्पादन करा देगा बस। अब आ जाते हैं 44 पर। 44 बताता है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं हो वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अब कह रहा है जहाँ पर, एक मिनट, जिन स्थान पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, मतलब ये सीपीसी का विस्तार नहीं है, वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन कैसे होगा, तो ये पूछ रहा है। तो ये 44 कहता है ऐसे राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्री जहाँ सीपीसी लागू नहीं है ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकेंगी जहाँ सीपीसी लागू है। बस सिंपल ये कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय ऐसे राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्री जहाँ सीपीसी लागू नहीं है ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादन किए जा सकेंगे जहाँ सीपीसी लागू है। जिन न्यायालय में सीपीसी लगती है तो वो न्यायालय डिग्री क्या कराएंगे, एग्जीक्यूशन करा देंगे। अब आ जाते हैं हम 44A पर। 44 से तो 44 से कह रहा है व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। तो ये कह रहा है व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन के बारे में बता रहा है। तो ये बताता है, एक मिनट, हाँ, अब हम देखते हैं सेक्शन 44A। तो 44 ये बताता है व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। तो ये क्या बताता है, ये कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेशन टेरिटरी। तो ये बताता है 44A। तो ये कह रहा है 44A, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है ऐसी डिग्री जो किसी व्यक्तिकारी भारत के बाहर राज्य द्वारा पारित की गई है, मतलब कोई व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र है उसके द्वारा पारित की गई है, वह भारत में ऐसे निष्पादित की जाएगी जैसे भारत में ही पारित की गई हो। तो कैसे निष्पादित की जाएगी, जैसे भारत में ही भारत के ही जो न्यायालय हैं उनके द्वारा पारित की गई हो, ऐसे उसका निष्पादन किया जाएगा। आगे बताता है ऐसी डिग्री भारत के किसी जिला न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी, जिला न्यायालय द्वारा। तो इसमें पहला पॉइंट बताता है ऐसी डिग्री जो किसी व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र द्वारा पारित की गई है। फिर दूसरा पॉइंट बताता है वह भारत में ऐसे पारित की जाएगी, ऐसे निष्पादित की जाएगी जैसे भारत में जो स्थित न्यायालय है उनके द्वारा पारित की गई हो। थर्ड पॉइंट बताता है
ऐसी डिग्री भारत के किसी जिला न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकेगी। तो कौन से न्यायालय द्वारा की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा। ये थर्ड पॉइंट बताता है। अब चलते हैं आगे। आगे आ जाता है 45। 45 कहता है भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन। अब यहाँ भारत के अंदर था, अब ये भारत से बाहर। तो कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया। तो ये कहाँ बता रहा है? आउटसाइड ऑफ इंडिया। 45 तो कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये कहता है भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन। तो ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ, तो ये कह रहा है भारत के बाहर विदेशों में, जैसे भारत के बाहर कहाँ? विदेशों में ऐसे न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजी जाएंगी जिसे केंद्र सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया हो। तो अब ये किसे भेजी जाएंगी? जो भारत के बाहर डिग्री का निष्पादन कर रहा है। तो कह रहा है भारत के बाहर निर्देश में, जैसे विदेश वगैरह है, उनमें डिग्रियों का निष्पादन क्या होगा? तो कहाँ भेजी जाएंगी निष्पादन के लिए? तो ऐसी जगह भेजी जाएंगी, निष्पादन के लिए भेजी जाएंगी जिसे केंद्र सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया हो। जो भारत का जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने बता रखा हो कि इस जगह आप डिग्री के निष्पादन के लिए भेजो, ये लोग डिग्री का निष्पादन कराएंगे, तो फिर वहीं भेजी जाएंगी वो डिग्रियाँ निष्पादन के लिए। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम 46। 46 कहता है आज्ञा पत्र। हाँ, आज्ञा पत्र। तो ये कह रहा है, इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कह रहा है जब कभी डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर ठीक समझेता हुआ किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिग्री के निष्पादन के लिए सक्षम है, वह आज्ञा पत्र निष्पादन करेगा कि वह डिग्री निर्धारित रेडी की उसी आज्ञा पत्र में विनिष्ट कोई संपत्ति कुर्क कर ले। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है डिग्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय निर्धारित रेडी की संपत्ति कुर्क करने के लिए आज्ञा पत्र निकाल सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है जब कभी डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तो वह क्या करता है? किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिग्री के निष्पादन के लिए सक्षम है, क्या करेगा? उसके लिए वो आज्ञा पत्र निकाल देगा कि आप क्या करो, निर्धारित रेडी की संपत्ति कुर्क करने के लिए आज्ञा पत्र निकाल देगा। इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा गया उस संपत्ति को ऐसी रीत से कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी जो डिग्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्क के लिए भेजता है। तो कैसे करेगा? जैसे संपत्ति कुर्क करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से ही वो कुर्क करेगा। फिर इसमें एक परंतु दे रखा है, प्रोविजो, तो हम इसे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है जब तक कि कुर्की की अवधि की डिग्री पारित करने वाला न्यायालय के आदेश द्वारा बढ़ा न दी गई हो या तब तक डिग्री कुर्क के अवसान से पूर्व डिग्री कुर्क करने वाले न्यायालय को आंतरित न कर दी गई हो और डिग्रीदार ने संपत्ति के विक्रय के आदेश के लिए आवेदन न कर दिया गया हो, आज्ञा पत्र के अधीन कोई कुर्की 2 मास से अधिक चालू न रहेगी। तो ये सीधे सीधे ये कह रहा है जब तक समय न बढ़ाया गया हो आज्ञा पत्र केवल 2 मंथ तक ही चालू रहेगा। कितने दिन तक चालू रहेगा? केवल 2 मंथ तक ही। तो 46 क्या कह रहा है? 46 का पहला क्लॉज कह रहा है डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय निर्धारित रेडी की संपत्ति कुर्क करने के लिए आज्ञा पत्र निकाल सकेगा। पहला क्लॉज कह रहा है। और दूसरा क्लॉज कह रहा है वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है उस संपत्ति को ऐसी रीत से ही कुर्क करेगा जैसे कुर्की के लिए जो लागू होती है। इसमें परंतु दे रखा है, परंतु कह रहा है जब तक समय बढ़ाया ना जाए जो आज्ञा पत्र है वो 2 मंथ तक ही चालू रहेगा, 2 मंथ तक ही चालू रहेगा। अब आ जाते हैं हम आगे 47 में। 47 कहता है 47 कहता है वे प्रश्न जिनका अवधारण निष्पादन न्यायालय करेगा। तो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अवधारण निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा? तो कह रहा है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूशन डिग्री। तो ये कह रहा है 47 क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूशन डिग्री, वे प्रश्न जिनका अवधारण निष्पादन करने वाले न्यायालय करेगा। तो कौन कौन सी पॉइंट है उनका करेगा? तो कह रहा है वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकार के या उसके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं, वाद के पक्षकार के और जो विधिक प्रतिनिधि हैं उनके बीच होते हैं जिसमें डिग्री पारित की गई थी और जो डिग्री के निष्पादन अनुमोचन तुष्टि से संबंधित हैं, डिग्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा न कि पृथक न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएंगे। तो कौन कौन से पॉइंट करेगा? तो कह रहा है वे सभी प्रश्न जो वाद के पक्षकार व उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं, डिग्री के निष्पादन के लिए जरूरी है, अनुमोचन के लिए जरूरी है, तुष्टि से संबंधित है, प्रश्न किसी पक्षकार के प्रतिनिधि से संबंधित प्रश्न है, तो उनका निर्धारण क्या करेगा? उन न्यायालय करेगा जिस न्यायालय को निष्पादन करने के लिए भेजी गई है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहाँ ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अवधारित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है उसका कोई, ये कह रहा है जहाँ वह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है, किसी पक्षकार के प्रतिनिधि से संबंधित प्रश्न है, उनका भी अवधारण वही न्यायालय करेगा जिस कोर्ट को डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं 49 पे। 49 कह रहा है
अंतरिति अंतरिति ये बताता है ट्रांसफरी के बारे में। तो ये कह रहा है डिग्री का हर अंतरिति उसे उन साम्यों के यदि कोई हो अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्धारित ऋणी मूल डिग्रीदार के विरुद्ध प्रवृत्त करा सकता था। तो सीधे सीधे ये कह रहा है यदि डिग्री का अंतरण किया जाता है तो अंतरिति डिग्री को उन सभी समस्याओं के साथ ग्रहण करेगा जिन्हें निर्धारित ऋणी मूल डिग्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। तो कैसे करेगा? जैसे मूल डिग्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। तो ये 49 बता रहा है ट्रांसफरी के बारे में। तो ये कह रहा है यदि डिग्री का अंतरण किया जाता है तो अंतरिति डिग्री को उन सभी समस्याओं के साथ ग्रहण करेगा जिन्हें निर्धारित ऋणी मूल डिग्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। अब आ जाते हैं आगे सेक्शन 50। ये बताता है विधिक प्रतिनिधि के बारे में। ये बताता है विधिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बता रहा है सेक्शन 50। तो ये कहता है, इसमें 2 क्लॉज दे रखे हैं। तो पहला क्लॉज कहता है डिग्री का हर अंतरिति उसे उन समस्याओं के अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्धारित ऋणी मूल हम आ गए थे 50 पर। तो 50 कह रहा है विधिक प्रतिनिधि के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। उसमें 2 क्लॉज दे रखे हैं। पहला क्लॉज कह रहा है जहाँ डिग्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले निर्धारित ऋणी की मृत्यु हो जाती है वहाँ डिग्री का निर्धारण डिग्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह उसके निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कराए। तो पहला क्लॉज कह रहा है यह डिग्री के निष्पादन से पहले निर्धारित ऋणी की मृत्यु हो जाए तो डिग्रीदार न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि जो डिग्री का निष्पादन है मृतक के जो विधिक प्रतिनिधि हैं उनके विरुद्ध कराया जाए। तो कौन करेगा? अगर कोई पक्षकार मर गया है तो उसके विधिक प्रतिनिधि करेंगे डिग्री का निष्पादन, पहले क्लॉज में। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्लॉज कह रहा है जहाँ डिग्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है वहाँ वह मृतक की संपत्ति के उस परिणाम तक। तो ये कह रहा है जहाँ विधिक प्रतिनिधि तो ये कह रहा है अगर विधिक प्रतिनिधि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है वहाँ विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक दायी होंगे जिस अंश तक उसे मृतक की संपत्ति मिली हो। तो कहाँ तक उस डिग्री के निष्पादन के लिए दायी होंगे? जहाँ तक मृतक व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिस अंश तक मिली हो। ये कह रहा है 50। अब आ जाते 51। तो 51 कह रहा है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति। तो ये बताता है पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। तो ये बताता है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है, पहले कह रहा है ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सके कि डिग्री का निष्पादन। और ये बता रहा है पॉइंट किन किन पॉइंटों में कराया जा सकता है। तो कह रहा है संपत्ति के प्रदान द्वारा कराया जा सकता है, पहला पॉइंट। फिर आगे कह रहा है बी कह रहा है संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा या उसके बिना। तो कैसे कैसे कराया जाता है? संपत्ति कुर्की द्वारा विक्रय कराकर उसकी कुर्की के बिना विक्रय कराकर भी कराया जा सकता है। ये बता रहा है सेकंड। फिर बता रहा है थर्ड कुछ जो डिग्री का निष्पादन है धारा 58 के अनुसार गिरफ्तारी करके कराया जा सकता है। तो कैसे कराएंगे डिग्री का निष्पादन? तो ये थर्ड बताता है कि उसकी गिरफ्तारी करके कराया जा सकता है। फिर आगे बताता है संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करके कराया जा सकता है। फिर आगे बताता है ऐसी अन्य रीत से किया जाए जिसकी दिए गए अंतोष की प्रकृति अपेक्षित हो। अंतोष की प्रकृति की अपेक्षा के द्वारा भी कराया जा सकता है। फिर इसमें एक परंतु दे रखा है, परंतु यह निर्धारित ऋणी न्यायालय की सीमाओं से फरार होने वाला हो, अपनी संपत्ति की बेईमानी से हटा चुका हो या ट्रांसफर कर चुका हो। तो फिर क्या करेंगे? तो कह रहा है परंतु जहाँ डिग्री धन के संदाय के लिए वहाँ कारागार में रोध निष्पादन के लिए आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित इसके लिए हेतु दर्शित करने के अवसर के पश्चात उसे गिरफ्तार कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए, न्यायालय को अवलिखित कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है। ये परंतु के फिर आगे बता रहा है इसमें ही। तो फिर बता रहा है डिग्री के अपनी संपत्ति को बेईमानी से हटा चुका है, अंतरित कर चुका है, डिग्री की रकम नहीं दे रहा है, यह डिग्री धन के संदाय के लिए है, तो निर्धारित डिग्री को कारागार में भेजा जा सकता है। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 51। तो 51 में क्या बता रहा है? तो 51 में पॉइंट दे रखे हैं कि कैसे कैसे हम डिग्री का निष्पादन करा सकते हैं, डिग्री का निष्पादन करा सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बता रहा है संपत्ति का प्रदान करके। फिर बता रहा है संपत्ति की कुर्की तरह विक्रय करके या कुर्की के बिना विक्रय करके। फिर बता रहा है फिर थर्ड बताता है गिरफ्तारी करके। फिर बता रहा है संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त करके। फिर बता रहा है
फिर बता रहा है ऐसी अन्य रीति से किया जा सके जिसका अनुतोष की प्रकृति अपेक्षित हो। फिर इसमें परंतु दे रखा है, तो परंतु के हिसाब से ये बता रहा है कि अगर जो निवृत्त ऋणी है न्यायालय की सीमाओं से फरार होने वाला है, निवृत्त ऋणी क्या करने वाला है, जो सीमाएं हैं अपनी संपत्ति की बेईमानी से हटा चुका है या अंतरित करने वाला है, डिग्री की रकम नहीं दे रहा है, या डिग्री धन के संदाय के लिए है, तो निवृत्त ऋणी को क्या कर दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। ये बताता है सेक्शन 51 और 52। सेक्शन 52 कहता है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का प्रवर्तन। तो डिग्री का प्रवर्तन किसके विरुद्ध कराया जा रहा है, इसमें बता रहा है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का प्रवर्तन कराया जा रहा है। इसमें ये कहता है सीधा सीधा, इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है यदि कोई डिग्री किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित की गई है तो उसे मिली मृतक की संपत्ति कुर्की या विक्रय करके निष्पादित कराई जाएगी। तो जो उसे संपत्ति मिली है पक्षकार से, जो मर गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर करा ली जाएगी या कुर्क करके करा ली जाएगी, पहला बता रहा है। सेकंड बता रहा है यदि उसके मृतक की संपत्ति का उपयोग कर लिया है तो डिग्री ऐसे निष्पादित की जाएगी मानो उसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से पारित की गई हो। तो फिर क्या किया जाएगा, अगर जो जिस व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी दी गई है, मतलब वो जो व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रॉपर्टी का निष्पादन कराना है, इन्फोर्समेंट कराना है, वो व्यक्ति मर गया है, पर उसने क्या करा, किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, विधिक प्रतिनिधि को आ गई है, और विधिक प्रतिनिधि ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को फुली यूज कर लिया, पूरी यूज कर ली है। तो अब इसका निष्पादन कैसे कराया जाएगा, तो जो विधिक प्रतिनिधि है उसकी प्रॉपर्टी से कराया जाएगा, जैसे उसी के प्रति डिग्री पारित की गई हो। अब आगे अब आ जाता है 53 कहता है पैतृक संपत्ति का दायित्व। ये बताता है पैतृक संपत्ति के दायित्व के बारे में बताता है। तो ये बताता है पुत्र या अन्य वंशज के हाथ में की ऐसी संपत्ति के बारे में जो मृतक पूर्वज के ऐसे ऋण के चुकाने के लिए हिंदू विधि के अधीन दायी है, जिसके लिए डिग्री पारित की जा चुकी है धारा 50 या 52 के, धारा 50 और धारा 52 के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह मृतक की ऐसी संपत्ति है जो उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में पुत्र या अन्य वंशज के हाथ आई है। तो ये कह रहा है 53 बताता है पैतृक संपत्ति के बारे में। पैतृक संपत्ति मतलब पैतृक संपत्ति जो किसी पुत्र या वंशज के हाथ में आई हो, जो किसी पुत्र वगैरह को मिलती है, जो वंशज है उन्हें मिलती है अपने पूर्वजों से प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, पैतृक संपत्ति कहते हैं। और कह रहा उसके विरुद्ध डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है, पर उसके भी विरुद्ध किया जा सकता है, जो डिग्री है उसका निष्पादन पैतृक संपत्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अब आ जाते हैं आगे बताता है 54 कहता है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। ये संपदा के विभाजन के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है पार्टीशन ऑफ ई स्टेट और द सेपरेशन ऑफ शेयर। तो ये बताता है पार्टीशन ऑफ ई स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर के बारे में। तो ये बताता है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। तो इसमें अंदर पढ़ते हैं, ये कह रहा है जहाँ डिग्री किसी ऐसी अभिव्यक्त संपदा मतलब जिसका विभाजन नहीं हो, अभिव्यक्त संपदा के विभाजन के लिए जिस पर सरकार को दिए जाने के लिए राजस्व से निर्धारित है, उसमें क्या है, टैक्स भी निर्धारित है, यह ऐसी संपदा के अंश के पृथक कब्जे के लिए है, वहाँ संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण कलेक्टर या कलेक्टर के किसी राजपत्रित अधिकारी जो गजेटेड ऑफिसर होता है उसके द्वारा, जिसे उसने इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया हो, ऐसी संपदाओं के विभाजन या अंशों के पृथक कब्जे से संबंधित तस्य प्रवृत्त विधि के अनुसार किया जाएगा। तो ये कह रहा है 54 ये किसी डिग्री अगर यदि डिग्री किसी अविभाजित मतलब जो इकट्ठी प्रॉपर्टी है जिसका विभाजन नहीं हुआ हो, अविभाजित संपत्ति के विभाजन के लिए है, वहाँ विभाजन कलेक्टर करेगा। तो कौन करेगा उस प्रॉपर्टी का, जो जिले का कलेक्टर होगा वो विभाजन करेगा उस प्रॉपर्टी का। पहले जहाँ कलेक्टर ने विभाजन कर दिया है वहाँ न्यायालय ऐसे विभाजन पर कोई निर्णय नहीं दे सकता। अगर उसने विभाजन कर दिया है तो फिर न्यायालय कहेगा ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, यही बता रहा है विभाजन का, यही बता रहा है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। तो पहले क्या करेगा, अंश का पृथक्करण करेगा, और कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। अब आ जाते हैं 55। अब ये आगे का हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।